इस वक्त काव्या की आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे। उसके सामने उसके हाई स्कूल और कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड खड़े थे, जिन्हें उसने 2 साल पहले सूरज की वजह से खुद से अलग कर दिया था। क्योंकि इन लोगों को सूरज पसंद नहीं था, बस षष्ठी ही काव्या का साथ देने के लिए हमेशा उसके साथ थी। पर 1 साल पहले काव्या ने षष्ठी से भी अपनी दोस्ती सूरज की वजह से खत्म कर दी थी। धीरे धीरे उसने अपने सभी चाहने वाले अच्छे लोगों को, जो उसकी भलाई चाहते थे, सूरज की वजह से खुद से दूर कर दिया था। पर आज वह सभी उसके सामने खड़े थे। काव्या की आंखों में आंसू देखकर अभिषेक ने हंसते हुए कहा, तूने फिर से रोना शुरू कर दिया। वैसे षष्ठी, तूने कंपटीशन का पता नहीं लगाया? अभिषेक की बात सुनकर षष्ठी ने हैरानी से कहा, कौन सा कंपटीशन? षष्ठी की बात पर अभिषेक ने हंसते हुए कहा, अरे तू भूल गई? मैंने कहा था ना, अगर कहीं रोने का कंपटीशन हो तो मुझे बताना। वहां पर मैं काव्या का नाम लिखवा कर आऊंगा, क्योंकि काव्या फर्स्ट प्राइज लाएगी। अभिषेक की बात सुनकर काव्या रोते रोते हंसने लगी। उसने हंसते हुए अभिषेक के हाथ पर चपत लगाई। अभिषेक की बात सुनकर षष्ठी, वैभव और वैष्णवी भी हंसने लगी। षष्ठी ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, अब खड़े रहकर ही बात करनी है या फिर बैठना भी है? षष्ठी की बात पर वैष्णवी, वैभव, अभिषेक, काव्या सभी टेबल पर बैठ गए। षष्ठी और काव्या एक तरफ बैठे हुए थे और वैभव, वैष्णवी, अभिषेक दूसरी तरफ। काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह बात कहाँ से स्टार्ट करे। वहीं उसके चेहरे की हिचकिचाहट देखकर वैष्णवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, काव्या, मैं जानती हूँ कि तू इम्बुरेंस फील कर रही है, क्योंकि तूने एक गलत इंसान के लिए हम सबसे अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे। पर अब वह टाइम भी जा चुका है और वह इंसान भी तेरी लाइफ में नहीं है। तो फिर ये हिचकिचाहट छोड़ और याद कर, हमारा रिश्ता पहले कैसा था। हम सब कैसे एक दूसरे के साथ दिन भर मस्ती मजाक किया करते थे। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। भले ही हमारे प्यार में कुछ सालों की दूरियां आ गई थी, पर हमारे बीच का प्यार अभी भी वैसा ही है। इसलिए हिचकिचाहट हमारे बीच में बिल्कुल नहीं चलेगी। वैष्णवी की बात सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी। तभी अभिषेक ने काव्या के बाल खींचते हुए कहा, वैसे चुड़ैल, इन 2 सालों में तू और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मैं तो पहले ही कहता था कि बस सूरज तेरे लायक नहीं है। कहाँ वह गधा और कहाँ तू हुस्न परी। पर तू थी कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इनफैक्ट तूने तो मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी। कहकर अभिषेक का चेहरा उतर गया। अभिषेक की बात सुनकर काव्या का चेहरा फिर से उतर गया। काव्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर अभिषेक ने उसके बाल दोबारा खींचते हुए कहा, देख चुड़ैल, अगर तूने दोबारा ऐसी शक्ल बनाई ना, तो हम में से कोई तुझसे बात नहीं करेगा। यह इमोशनल होना बंद कर। हमें तो वही शैतान काव्या चाहिए जो सबके नाक में दम करके रखती थी। हमें ये चुप चुप रहने वाली काव्या बिल्कुल नहीं पसंद। और इस काव्या को सूरज ने पैदा किया है। हमें ये काव्या बिल्कुल नहीं पसंद। हमें हमारी बकबक करने वाली काव्या चाहिए। अभिषेक की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस काव्या ने सूरज के लिए खुद को बदला था, वह काव्या खुद को उसी दिन मार चुकी है जिस दिन उसे प्यार में धोखा मिला था। और यह काव्या सिर्फ तुम लोगों की दोस्त है। काव्या की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। तभी काव्या ने धीमी आवाज में कहा, वैसे तुम तीनों कॉलेज की रियूनियन पार्टी में क्यों नहीं आए थे? काव्या की बात सुनकर वैष्णवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम तीनों उस टाइम पर ट्रिप पर गए हुए थे और शेट्टी मैडम ने आने के लिए मना कर दिया था। इसलिए नई रियूनियन पार्टी में आई थी। और हमें पता भी नहीं था कि तू भी आने वाली है। अगर हमें पता होता तो हम भी पार्टी में आ जाते। पर आज जब हमें षष्ठी ने कॉल करके बताया कि तेरा और सूरज का ब्रेकअप हो गया है और तू दोबारा से हमारी पहली वाली काव्या बन गई है, तो हम तीनों ने डिसाइड कर लिया कि हम दोबारा तुझसे मिलने के लिए आएंगे। क्योंकि हम जानते हैं उस सूरज ने तुझे अपने प्यार में पागल करके किस तरह से मैनिपुलेट किया था। तुझे अपनी सारी बातें मनवाता था। मेरा तो दिल करता था मैं उसका खून कर दूं। वैष्णवी की बातें सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, कम डाउन। बस गंदे इंसान के गंदे खून से तुम्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। छोड़ो उसे। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए वह एक्सेस ही नहीं करता। ना ही मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, ना ही नफरत, क्योंकि मैं उसे अपने दिल दिमाग किसी भी जगह पर नहीं रखना चाहती। वह इस लायक ही नहीं है कि मैं उसके बारे में सोचूं। काव्या ने मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देखते हुए कहा। काव्या की बात सुनकर वैभव, जो अब तक चुप था,
उसने हैरानी से कहा, क्या सच में यह वही काव्या है जो सूरज की बात करते हुए हर वक्त मुस्कुराती थी, उसके बारे में बुरा कहने पर मारने पीटने लगती थी? आज ये कह रही है कि उसे सूरज की उसकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वैभव की नौटंकी देखकर काव्या ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, स्टॉप इट वैभव। उस टाइम पर मेरा दिमाग संतुलित नहीं था। इनफैक्ट मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। इसलिए मुझे उस इंसान से प्यार हुआ। पर अब भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दे दी है, इसलिए मैं उस घटिया इंसान से दूर हो चुकी हूँ। तो आप मुझे इस तरह से चढ़ाना बंद करें। काव्या की बात सुनकर वैभव हंसने लगा। फिर वैभव ने एक नोटी सी स्माइल के साथ काव्या की तरफ देखते हुए कहा, वैसे काव्या, मेरे पास अभी भी वही ऑफर है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जा यार। वैसे भी मेरे जैसा हॉट सेक्सी हैंडसम मुंडा तेनू कहीं नहीं मिलेगा कुड़िए। वैभव की बात सुनकर काव्या ने उसे घूरते हुए कहा, तू फिर से स्टार्ट हो गया? काव्या की बात पर वैभव ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अरे सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी फ्रेंड से अच्छा लाइफ पार्टनर लाइफ में कोई नहीं होता। मॉम और डैड को ही देख लो। दोनों दिन भर लड़ते हैं, पर दोनों एक दूसरे की केयर भी तो बहुत करते हैं ना। इसलिए मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी किसी दोस्त से ही शादी कर लूँगा। और मेरी तो सिर्फ 3 फीमेल फ्रेंड्स हैं। एक है जो किसी पहलवान से कम नहीं है। इसे शादी करना मतलब जिंदगी पर रिस्क। इतना कहकर उसने सृष्टि की तरफ इशारा किया। वैभव की बात सुनकर सृष्टि उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। वैभव ने उसकी नजरों को इग्नोर किया और फिर वैष्णवी की तरफ पलटकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, और एक यह डायन है, इससे शादी करना मतलब जिंदगी की बाट लगाना। दिन भर शॉपिंग करती रहती है, इससे उससे झगड़ा करती रहती है। यह तो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। बची तू, तो फिर अब मुझे तुझसे ही तो शादी करनी होगी ना। और शादी से पहले डेटिंग वेटिंग भी तो करनी होगी ना। इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जा तू। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। वैभव की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पर तेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तुझे जिंदा भी तो रहना चाहिए ना। काव्या की बात सुनकर वैभव ने कहा, मतलब? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से वैभव के मुंह पर एक जोरदार मुक्का आकर लगा। अभी बेचारा संभलने ही वाला था कि तभी उसकी पीठ पर एक और मुक्का पड़ा। वैभव ने अपने सामने देखा तो षष्ठी किसी काली माता की तरह उसकी धुलाई करने के लिए तैयार थी। वैभव उसकी तरफ देखकर कुछ कहना ही चाह रहा था कि तभी पीछे से वैष्णवी ने उसकी पीठ पर जोरदार मुक्का मारते हुए कहा, अमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वैभव ने उन दोनों की तरफ देखा। अगले आधे घंटे तक बेचारे वैभव की पिटाई होती रही। वहीं अभिषेक और काव्या उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। कुछ देर बाद वैभव ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। वैभव को देखकर सृष्टि ने कहा, दिल तो नहीं कर रहा है कि तुझे छोड़ूं, पर वह क्या है ना, जैसा भी है हमारा दोस्त है, इसलिए छोड़ देती हूँ। इतना कहकर सृष्टि ने एक और मुक्का उसके पेट पर मारा और साइड हट गई। भाई वैभव ने कस के अपना पेट पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की। उसने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से वैष्णवी ने एक और घूंसा उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, मैं भी छोड़ देती हूँ। वैभव ने अपनी पीठ को सहलाते हुए कहा, सच कहा था मैंने तुम दोनों डायनों से कि कभी शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर वैभव ने मासूम सी सूरत बनाकर काव्या की तरफ देखा, जो हंस रही थी। काव्या की मुस्कुराहट देखकर वैभव उसे ही देखने लगा। वैभव भले ही काव्या के साथ मजाक मजाक में फ्लर्ट करता था, पर सच बात तो यह थी कि उसके दिल में सच में काव्या के लिए फीलिंग्स थी। वह भी हाई स्कूल के टाइम से। यह बात काव्या को छोड़कर सभी लोग जानते थे, पर वैभव नहीं चाहता था कि अपने प्यार की वजह से वह अपनी दोस्ती को भी खो दे। इसलिए वह हमेशा यह बात काव्या से छुपा कर रखता था। पर जब कॉलेज में काव्या ने सूरज को अपने लिए चुना, तब वैभव का दिल बुरी तरह से टूट गया था। पर काव्या की खुशी के लिए उसने खुद को समझा लिया था। पर धीरे धीरे उसे सूरज के असली रंग पता चलते गए। वह नहीं चाहता था कि काव्या किसी गलत हाथों में जाए। इसलिए उसने अभिषेक ने, षष्ठी ने और वैष्णवी ने काफी कोशिश की कि काव्या सूरज से दूर हो जाए। पर सूरज से दूर होने की जगह पर काव्या ने सूरज के लिए उनसे ही अपनी दोस्ती खत्म कर दी। काफी देर तक हंसने के बाद काव्या ने हंसना बंद कर दिया। तभी उसका ध्यान वैभव की तरफ गया, जो कि मासूम सी शक्ल बनाकर उसे ही देख रहा था। काव्या ने वैभव की मासूम सी शक्ल देखी
तभी उसका ध्यान वैभव के होंठ के कोने पर लगे खून पर गया। खून को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वह जल्दी से आगे बढ़ी। उसने साइड से एक टिश्यू पेपर उठाकर उसके होंठ के कोने पर लगा खून पोंछते हुए शशि और वैष्णवी को घूर कर देखा और कहा, देखा क्या किया? शशि और वैष्णवी ने देखा तो सच में उन्होंने कुछ ज्यादा ही पिटाई कर दी थी। काव्या प्यार से वैभव के होठों के कोने से खून पोंछ रही थी। वैभव के गाल पर हल्की सूजन आ गई थी। इस वक्त काव्या का चेहरा उसके काफी नजदीक था। वैभव काव्या के चेहरे के शार्प फीचर्स काफी नजदीक से देख पा रहा था। उसने धीरे से कहा, काव्या। वैभव की आवाज कानों में पड़ते ही काव्या ने उसके होठों के कोने से खून पोंछते हुए धीरे से कहा, हाँ। उसने वैभव की तरफ नहीं देखा। वैभव ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। वैभव की बात सुनकर काव्या ने मजाक में कहा, ठीक है। काव्या की बात सुनकर वैभव ने मुंह बनाते हुए कहा, सच में आई लव यू काव्या। वैभव की बात सुनकर काव्या के हाथ रुक गए और उसने वैभव की तरफ देखा, जो बच्चों की तरह उसे ही देख रहा था। काव्या को उसकी बात मजाक ही लगी। काव्या ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम्हें फिर से मार खानी है? वैभव समझ गया कि काव्या ने उसकी बात को मजाक में ले लिया है, इसलिए उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, तू देगी तो तेरे हाथ से मार भी खा लूंगा। काव्या ने वैभव की तरफ देखा और उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वहीं दूर से कोई काव्या और वैभव को इतने करीब देखकर गुस्से से जल रहा था। यह कोई और नहीं, हमारे आदित्य हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर रेस्टोरेंट की लाइव फुटेज देख रहा था। उसके हाथ में इस वक्त पेन था जिसकी नोक उसने तोड़ दी थी। वह इस वक्त बेहद गुस्से में लग रहा था। इस वक्त आदित्य अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके आसपास का ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अगर कोई उसे देख लेता तो डर के मारे ही भाग जाता। उसकी आंखें गुस्से से लाल लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उसके सामने इस वक्त होता तो शायद वह इस इंसान को जान से ही मार देता। आदित्य ने गुस्से से अपने लैपटॉप पर चल रही उस फुटेज को देखा, जहां पर इस वक्त काव्या और उसके दोस्त खिलखिलाकर हंस रहे थे। आदित्य का ध्यान सिर्फ और सिर्फ वैभव पर था, जिसका ध्यान काव्या पर था, और वह काव्या को बहुत ही ज्यादा प्यार भरी नजरों से देख रहा था। आदित्य एक आदमी होने की वजह से अच्छे से समझ सकता था कि वैभव की नजरों में काव्या के लिए क्या है और क्या नहीं। आदित्य ने गुस्से से फुटेज को बंद किया और अपना सर कुर्सी पर टिका दिया। उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी उंगली से अपने माथे को मसलते हुए कहा, बहुत गलत किया तुमने। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि भले ही सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही सही, हम एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। फिर भी तुम किसी और के करीब जा रही हो और उसे भी अपने करीब आने दे रही हो। इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा काव्या। तुम अभी तक शायद आदित्य कपूर को ठीक से समझ नहीं पाई, पर अब तुम्हें असली आदित्य कपूर से मिलवाना ही होगा। कहकर आदित्य ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ डिलाइट रेस्टोरेंट में काव्या और उसके दोस्त एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए अपना लंच कंप्लीट कर रहे थे। काव्या इस वक्त सब कुछ भूलकर मजे से अपनी प्लेट से फ्रेंच फ्राइज खा रही थी। वहीं षष्ठी तो अपने हाथ में दो दो पीस 10 स्लाइस लेकर खा रही थी। वैभव और अभिषेक तीनों लड़कियों को देख रहे थे, जो कि सदियों से भूखी लग रही थीं। करीब आधे घंटे के बाद वैभव ने कहा, अरे तुम दोनों का खाना कब खत्म होगा यार? हम दोनों कितने टाइम से खाकर तुम तीनों के खाना खत्म करने का इंतजार कर रहे हैं, पर तुम तीनों की खाना छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हो। मुझे बताओ कितने दिनों से भूखी हो? वैभव की बात सुनकर शशि ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे क्या, हमारी जितनी मर्जी हम उतना खाएंगे। अगर तुझे नहीं खाना तो तुम मत खा और हमें चुपचाप खाने दे। नजर मत लगा। इतना कहकर वह पिज्जा का बड़ा सा स्लाइस खाने लगी। वैभव ने शशि को घूरते हुए कहा, खाना खा ले, क्या पता अगले जन्म में तुझे सुअर का जन्म मिल जाए और फिर तुझे खाना भी नसीब ना हो। वैभव की बात सुनकर शशि उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसकी जान ले लेगी। वहीं इससे पहले कि षष्ठी दोबारा वैभव को पीटने लगती, काव्या ने कहा, चुप रहो तुम दोनों, जल्दी से खाना खत्म करते हैं और कहीं बाहर चलते हैं। दिन भर रेस्टोरेंट में ही थोड़ी बैठे रहना है। काव्या की बात सुनकर षष्ठी ने अपना सिर हिलाया और वैष्णवी ने भी। कुछ देर बाद सभी लोगों ने अपना खाना कंप्लीट किया और बिल पे करके रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर तीनों हंसते हुए एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तभी वैभव ने कहा, चलो हम मुंबई से बाहर कहीं घूमने चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं ना, हम सब साथ में घूमने नहीं गए। वैभव ने कहा,
वैभव की बात सुनकर अभिषेक ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तो फिर मैं अपनी गाड़ी ड्राइवर को ले जाने के लिए कह देता हूँ और हम सब तेरी गाड़ी में ही मुंबई के बाहर बने तालाब के पास घूमने के लिए चलते हैं। अभिषेक की बात सुनकर वैभव ने मुस्कुराते हुए काव्या की तरफ देखा और कहा, चलो मेरी गाड़ी उधर ही है। वैभव की बात सुनकर काव्या ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है, पर हम आज वापस आ जाएंगे ना? काव्या की बात सुनकर वैभव ने कहा, 1 डेढ़ घंटे में हम वापस आ जाएंगे। काव्या अभी अपने दोस्तों के साथ आगे जाने ही वाली थी कि अचानक से एक तेज स्पीड से एक कार उनकी तरफ आने लगी। काव्या और बाकी सब हैरानी से उस गाड़ी की तरफ देखने लगे। गाड़ी धूल उड़ाते हुए जाकर उन लोगों की बगल में ही खड़ी हो गई। काव्या की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वही बाकी सबकी भी यही हालत थी। गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जरूर ये गाड़ी करोड़ की होगी। ये गाड़ी रोल्स रॉयल थी। अभिषेक और वैभव तो हैरान हो गए, क्योंकि मुंबई में गिन चुनकर 1 या 2 लोगों के पास ही रोल्स रॉयल थी। उनमें से एक द ग्रेट आदित्य कपूर था और एक गाड़ियों का शौक रखने वाला बिगड़ी बाप की औलाद। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह रोल्स रॉयस किसकी है। वही काव्या तो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके उसे ही देख रही थी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और ड्राइवर बाहर निकला। उसने रिस्पेक्ट के साथ काव्या के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैडम, आदित्य सर ने आपको ऑफिस आने के लिए कहा है। ड्राइवर की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा। काव्या की मना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने जल्दी से अपने पर्स से अपना मोबाइल निकालकर देखा। मोबाइल पर इस वक्त आदित्य की 20 मिस कॉल थे। 20 मिस कॉल देखकर काव्या को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस धीमी हो गई हो। उसे आदित्य की धमकी याद थी। आदित्य ने उससे कहा था कि उसे आदित्य का कॉल कभी इग्नोर नहीं करना है। काव्या तो अपने दोस्तों के साथ बात करने में इतना खो गई थी कि वह यह भी भूल गई कि उसने अपना मोबाइल साइलेंट करके अपने पर्स में रख दिया है। ड्राइवर की आवाज़ सुनकर काव्या का ध्यान टूटा। ड्राइवर ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, मैडम, सर ने आपको जल्दी आने के लिए कहा है। उन्होंने हमें ऑफिस पहुंचने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया है, और अगर यहाँ से मैं 100 की स्पीड से भी गाड़ी लेकर जाऊंगा तो भी हमें पहुंचने में 9 मिनट लगेंगे। और आप तो जानती हैं ना, सर टाइम के कितने एक्यूरेट हैं। अगर हमें देर हो गई तो फिर सर मेरी नौकरी छीन लेंगे। प्लीज़ मैडम, ड्राइवर ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ काव्या के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा। काव्या ने ड्राइवर के उदास से चेहरे की तरफ देखा और फिर पलटकर षष्ठी और बाकी दोस्तों से कहा, प्लीज़ गाइस, मुझे अभी जाना होगा, हम बाद में कभी मिलेंगे। इतना कहकर बिना उनका जवाब सुने काव्या सीधा जाकर गाड़ी में बैठ गई। काव्या के बैठते ही ड्राइवर भी गाड़ी में बैठ गया और तेज स्पीड से वहां से गाड़ी ले गया। वही वैभव, वैष्णवी और अभिषेक तो जैसे हैरानी हो गए थे। उनके दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, आदित्य कपूर। उन्होंने शशि की तरफ देखा, जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। शशि ने तीनों को जब खुद की तरफ घूरता देखा तब उसने कहा, ओके, चलो बताती हूँ। कुछ देर बाद इस रेस्टोरेंट में चारों बैठे हुए थे। शशि की बात सुनकर इस वक्त चारों के चेहरे के रंग ऐसे उड़ चुके थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। आखिर में वैष्णवी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मतलब तू कह रही है कि उस कमीने सूरज के भाई आदित्य कपूर के साथ काव्या रिलेशनशिप में है, और वह भी सूरज के ब्रेकअप होने के बाद 2 दिनों बाद ही काव्या उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। मतलब सूरज गया और आदित्य आ गया। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वैष्णवी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। अभिषेक का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। भाई वैभव के चेहरे पर उदासी आ गई थी। उसे लगा था कि आज या फिर कल काव्या को अपने प्यार का एहसास दिलाकर ही रहेगा। पर अब ये जानने के बाद कि काव्या की लाइफ में सूरज के जाते ही उसका भाई आदित्य आ गया था, जिसके सामने वैभव कुछ भी नहीं था। वैभव की उम्मीदें टूट चुकी थी। शशि ने तीनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तीनों को तो खुश होना चाहिए। उस कमीने सूरज ने काव्या को 2 कौड़ी की लड़की कहकर छोड़ा था, पर अब उसका भाई, जो उससे 1000 गुना ज्यादा अमीर है, अब वही काव्या का बॉयफ्रेंड है। तुम लोग जानते नहीं, रियूनियन पार्टी में आदित्य कपूर ने काव्या के लिए कैसे सूरज की बैंड बजाई थी। सच में उस दिन तो मैं उस पर फ्लैट ही हो गई। और क्या दिखता है यार वह बंदा। सूरज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले ही दिन देखते ही उस पर फ्लैट हो गई थी, पर बाद में पता चला कि वह तो मेरा होने वाला जीजा जी है, इसलिए मैंने अपने कदम पीछे ले लिए। शशि की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। भाई वैभव के चेहरे की उदासी
उनमें से कोई भी नोटिस नहीं कर पाया। दूसरी तरफ इस वक्त काव्या आदित्य के केबिन के बाहर मौजूद थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे अब डर लग रहा था क्योंकि उसने आदित्य के 20 कॉल नहीं उठाए। आखिर में उसने हिम्मत करके केबिन का दरवाजे को खोलने की हिम्मत कर ही दी। दरवाजा खोलते ही अंदर उसका ध्यान आदित्य की तरफ गया, जो कि किसी चील की तरह अपनी नजरें दरवाजे पर ही गड़ाकर बैठा हुआ था। काव्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जान ही सूख जाएगी। काव्या धीरे धीरे चलकर आदित्य के सामने आकर खड़ी हो गई और अपना चेहरा झुका लिया। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और झटके से उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। काव्या ने अपना चेहरा उठाकर आदित्य की तरफ देखा। उसे आदित्य के चेहरे पर कुछ अलग ही नजर आ रहा था। उसने धीमी मगर बेहद प्यारी आवाज में कहा, सॉरी, मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, इसलिए मैंने आपके कॉल को नहीं उठाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। काव्या ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया था। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा, तो मतलब तुम अपने दोस्तों के साथ बात करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसे तुम्हारी याद भी आ सकती है। क्यों, खुद से तो कभी मुझे कॉल करती नहीं हो। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? आदित्य ने किसी जेलिस बॉयफ्रेंड की तरह काव्या से कहा। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। काव्या ने खुद से कहा, क्या मुझे जलना चाहिए? काव्या के पास इसका जवाब नहीं था। भाई, काव्या का जवाब ना पाकर आदित्य ने उसकी बाजू को कस के दबाते हुए कहा, मैंने कुछ सवाल किया, जवाब दो काव्या। आदित्य के झटके से बाजू को कस के पकड़ने के कारण काव्या को तेज दर्द हुआ। उसने आदित्य की तरफ देखकर कहा, प्लीज छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, अच्छा, दर्द हो रहा है? आदित्य की पकड़ की वजह से काव्या की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, प्लीज छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। काव्या को रोता देख कर भी आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। उसने उसकी बाजू को कस के दबाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, नकली ही सही, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तो फिर तुम उन लड़कों के गले क्यों मिल रही थी? आदित्य ने गुस्से भरी आवाज में काव्या की तरफ देखते हुए कहा। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि आदित्य ने उसकी बाजू कसकर पकड़ी हुई थी और काव्या एक नाजुक सी लड़की थी जिसे थोड़ा सा कस के पकड़ने पर भी उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था। और यहाँ पर तो आदित्य ने उसे जोर से ही पकड़ा हुआ था। काव्या ने आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखा, जिसे उसके दर्द और उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काव्या ने रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा, प्लीज छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। आदित्य ने काव्या को अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है तो इस दर्द के बारे में तब सोचना चाहिए था जब तुम किसी पराये मर्द की बाहों में थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें गले लगाने की? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने कहा, वह मेरे फ्रेंड्स हैं, हम हाई स्कूल के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने बस उसे गले लगाया था, सच में उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आदित्य ने काव्या की बात सुनकर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, क्या उसने तुम्हें आई लव यू नहीं कहा? या तुम बहरी हो? या फिर तुम मुझे पागल समझती हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने रोते हुए कहा, उसने मजाक में कहा था, वह हमेशा इस तरह से मेरे साथ मजाक करता है। प्लीज आप उसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे झटके से छोड़ दिया। काव्या जैसे तैसे गिरते गिरते बची। आदित्य ने कहा, तुम सच में मुझे पागल समझती हो क्या? तुम्हें किसी आदमी की आंखों में खुद के लिए क्या है यह नजर नहीं आता? या फिर तुम आंख होकर भी अंधी बनी हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे इस तरह से हंसता देखकर काव्या डर से कांप रही थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। काव्या को चुप देखकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम्हें उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार नहीं दिखता? या फिर तुम पागल हो? नहीं, तुम पागल नहीं हो, तुम्हारी आदत है बेवकूफ बनना। जिस तरह से सूरज ने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुम्हें इस तरह से बार बार बेवकूफ बनना पसंद है। आदित्य की बातें सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य ने उसे एक और बार खुद की तरफ खींचकर गुस्से से कहा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, उसके और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने डरते डरते कहा, सच में उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है।
हम बस हाई स्कूल के टाइम से फ्रेंड्स हैं और आपको गलतफहमी हुई है। वैभव और अभिषेक दोनों बस मेरे दोस्त हैं। प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मेरी जब मर्जी होगी मैं तुम्हें अपनी बाहों में रखूंगा और तुम मुझे इसके लिए मना नहीं कर सकती। चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही तुम मेरी हो और तब तक तुम्हें सिर्फ मेरा ही बन के रहना होगा। तुम किसी और को आंख उठाकर भी नहीं देख सकती क्योंकि मेरी चीज़ सिर्फ मेरी है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी को आंख उठाकर भी देखो या कोई तुम्हें आंख उठाकर भी देखे। यह सब कहते हुए आदित्य बहुत डरावना लग रहा था। उसकी डरावनी बातें सुनकर काव्या का दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी यहाँ से भाग जाए। आदित्य ने काव्या की आंखों में डर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में यही डर मुझे देखना है क्योंकि डर की वजह से ही सही तुम ऐसी हरकतें नहीं करोगी। काव्या ने कहा, मैं कभी आगे से किसी लड़के को गले नहीं लगाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आदित्य ने काव्या को झटके से गोद में से उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी कहा ना, तुम्हें एहसास कराना जरूरी है कि तुम मेरी हो। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा। आज पहली बार आदित्य को इतने नजदीक देखकर काव्या को उससे डर लग रहा था, पर काव्या कुछ नहीं कह पा रही थी। आदित्य काव्या को लेकर सीधा सोफे पर आ गया। उसने काव्या को सोफे पर लिटा दिया और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। काव्या डर के मारे सोफे से टिक गई। उसे आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भूखा भेड़िया हो। काव्या की आंखों में डर देखकर आदित्य के चेहरे पर अजीब सी हंसी आ गई। वह धीरे धीरे काव्या के चेहरे की तरफ झुकने लगा। यह देख काव्या ने जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों को अपने होठों पर रख लिया, जैसे आदित्य से उन्हें बचा रही हो। काव्या की हरकत देखकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम कितनी स्टूपिड हो। इतना कहकर उसने झटके से काव्या को सोफे पर बिठा दिया और उसे दोबारा उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा जो उसके बालों को कान के पीछे कर रहा था। काव्या ने डरते डरते उसकी तरफ देखकर कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मैं कभी किसी लड़के से बेफिजूल की बातें भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने हंसते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें। पता नहीं है, जब तक अच्छी तरह से सबक न सिखाया जाए सामने वाला इंसान सुधरता नहीं है और मैं तुम्हें दोबारा गलती नहीं करने देना चाहता, इसलिए मुझे तुम्हें कोई शॉक ट्रीटमेंट तो देनी ही होगी ना। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने डरते डरते उसकी तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य करना क्या चाहता है। तभी आदित्य ने साइड से एक रिमोट उठाकर बटन दबाया। बटन दबाते ही काव्या के सामने एक प्रोजेक्टर पर कुछ सीन दिखाई देने लगा। वहां पर कुछ गाड़ियां चल रही थी। यह सड़क की फुटेज थी। काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य उसे क्या दिखाना चाहता है। तभी उसका ध्यान एक गाड़ी पर गया। यह वैभव की गाड़ी थी जो कि नॉर्मल स्पीड से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसका ध्यान दूसरी गाड़ी पर गया जो कि तेजी से वैभव की गाड़ी की तरफ आ रही थी। यह देखकर काव्या ने आदित्य की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए वह सब कुछ देख रहा था। काव्या की आंखों में एक पल में ही खौफ नजर आने लगा। वह समझ गई कि आदित्य करना क्या चाहता है। उसने रोते हुए आदित्य की तरफ देखा और कहा, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। काव्या रोते हुए आदित्य से गिड़गिड़ाकर सब कुछ कह रही थी, पर आदित्य मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहा था। काव्या ने देखा कि जब आदित्य उसकी बात नहीं सुन रहा है, उसने झटके से अपने होठों को आदित्य के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। वहीं काव्या की हरकत देखकर आदित्य एक पल के लिए चौंक गया, पर अगले ही पल उसने काव्या के सर के पीछे अपना हाथ ले जाकर उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। आदित्य ने दूसरे हाथ से मोबाइल उठाकर अपने कान पर लगाकर काव्या को खुद से दूर करते हुए कहा, उसे छोड़ दो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं काव्या ने जब देखा कि आदित्य ने वैभव को छोड़ने के लिए कहा है, तब उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे आज आदित्य का एक अलग ही रूप देखने को मिला था। इतनी छोटी सी बात पर आदित्य उसके दोस्तों की जान लेना चाहता था, यह सोचकर ही उसके रेंगटे खड़े हो गए थे। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा जिसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसने काव्या का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर अजीब सी आवाज में कहा, क्यों रो रही हो काव्या, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ना, जो मेरा है वह बस मेरा है
और मेरी चीज़ों पर किसी और की नज़र मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वह तो मेरी गर्लफ्रेंड पर अपनी नज़र गड़ाकर बैठा हुआ था, तो फिर मैं उसे कैसे छोड़ सकता था। पर देखा, मैंने तुम्हारे लिए उसे भी छोड़ दिया। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने रोते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम बस कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ हैं, उसके बाद मेरी लाइफ में कोई और आ ही जाएगा ना। उसने इतना कहा ही था कि उसे महसूस हुआ कि आदित्य की पकड़ उसकी कमर पर काफी मजबूत हो गई है। काव्या ने आदित्य की तरफ अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। उसकी आंखें देखकर काव्या की सांस गले में ही अटक गई, क्योंकि वह इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। आदित्य ने जब यह सुना कि काव्या की जिंदगी में कभी कोई और आ जाएगा, उसके गुस्से की लिमिट ही नहीं रही। उसने गुस्से से काव्या को अपने करीब खींचकर उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। वह इतनी डोमिनेटिंग तरह से किस कर रहा था कि काव्या सहन नहीं कर पा रही थी। आदित्य उसके लिप्स पर किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था। वह शायद अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता था। काव्या बेचारी इस वक्त किसी छोटी सी नाजुक गुड़िया की तरह लग रही थी, जिसे किसी शैतान ने दबोचा हुआ हो। आदित्य एक हाथ से काव्या की शर्ट को उठाकर उसकी कमर को सहला रहा था और उसके पेट को भी सहला रहा था। काव्या इस वक्त किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह जो कुछ भी वह कर रहा था करने दे रही थी, क्योंकि वह उसके गुस्से को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसे खुद की चिंता नहीं थी, पर वह अपनी वजह से अपने दोस्तों पर कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहती थी। आज 2 साल बाद उसे उसके दोस्त वापस मिले थे और काव्या अपनी वजह से उनको कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, चाहे उसे आदित्य का कैसा भी बिहेवियर क्यों ना झेलना पड़े। आदित्य बिना रुके उसे लगातार किस कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस वक्त काव्या की कैसी हालत हो रही है। काव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसकी आंखें भी बंद हो रही थी, और आदित्य था कि उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। काव्या की आंखों से अब दर्द की वजह से आंसू निकल रहे थे। उसके लिप्स पर उसे इतना दर्द हो रहा था जैसे कोई नुकीली चीज उसे चुभ गई हो। पर आदित्य ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा था। कुछ देर बाद आदित्य को एहसास हुआ कि जिस लड़की को इतनी देर से किस कर रहा है, उसकी बॉडी उसकी बाहों में ढीली पड़ गई है। यह एहसास होते ही आदित्य ने झटके से अपने होठों को काव्या के होठों से दूर किया और काव्या की तरफ देखा, जो उसकी बाहों में झूल गई। काव्या आदित्य की बाहों में बेहोश हो गई थी। काव्या को बेहोश देखकर आदित्य के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने काव्या के चेहरे की तरफ देखा। उसके होंठ बुरी तरह से सूज चुके थे और ब्लड भी लगा हुआ था। काव्या के गाल भी रोने की वजह से लाल हो चुके थे। उसकी आंखें भी सूज चुकी थीं। उसका छोटा सा चेहरा इस वक्त बहुत ज्यादा दयनीय लग रहा था। आदित्य ने काव्या के गाल पर थपथपाते हुए कहा, काव्या आंखें खोलो। पर काव्या अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। आदित्य ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और अपने केबिन में बने एक प्राइवेट वार्ड में उसे लेकर आ गया। काव्या किसी नाजुक गुड़िया की तरह बेहोश पड़ी हुई थी। करीब 1 घंटा के बाद आदित्य गुस्से से डॉक्टर को देख रहा था, जो कि काव्या का चेकअप कर रही थी। डॉक्टर के चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी, क्योंकि आदित्य ने डॉक्टर को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर काव्या को कुछ भी हुआ तो उस डॉक्टर की जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। उस फीमेल डॉक्टर की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसके सर पर बंदूक रखकर उसे इलाज करने के लिए कहा हो। पर अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह डरते डरते काव्या का चेकअप कर रही थी। आदित्य ने जब देखा कि डॉक्टर अभी भी काव्या का चेकअप कर रही है, तब उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या फिर तुम्हें इलाज करना नहीं आता? पिछले आधे घंटे से तुम क्या चेक कर रही हो और अभी तक तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? आदित्य की डांट सुनकर उस डॉक्टर ने जल्दी से उसकी तरफ देखकर नॉर्मल आवाज में कहा, सर इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बस ज़्यादा देर तक सांस ना ले पाने की वजह से यह बेहोश हो गई हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य थोड़ा शांत हुआ। भाई काव्या की हालत देखकर डॉक्टर समझ गई थी कि जरूर आदित्य ने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की होगी, पर डॉक्टर की आदित्य को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने काव्या के कटे हुए लिप्स पर एक ऑइंटमेंट लगाया और उसके गले के पास बने लब बाइट पर भी उसने एक ऑइंटमेंट लगाया और फिर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद आदित्य धीरे से काव्या के पास बैठ गया। काव्या अभी भी बेहोश थी। उसने काव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके चेहरे की तरफ देखा। काव्या का मासूम सा चेहरा रोने की वजह से और इतने ज्यादा कट लगने की वजह से काफी ज्यादा सूजा हुआ लग रहा था। काव्या की ऐसी हालत देखकर आदित्य ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारी गलती है काव्या। अगर तुम इस तरह से किसी अनजान
और अजनबी लड़के के गले नहीं लगती तो ना मुझे इतना गुस्सा आता, ना मैं ये सब करता। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इनफैक्ट तुम्हारी भी गलती नहीं है। सब उस लड़के की वजह से हुआ है। मैंने गलत किया उसे छोड़कर। मुझे तो उसकी जान लेनी ही चाहिए थी। कहते हुए आदित्य की आंखों में और ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा। कुछ देर तक काव्या के पास बैठने के बाद आदित्य वापस अपने केबिन में आकर अपना काम करने लगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि काव्या को 2-3 घंटे बाद ही होश आएगा। आदित्य अपने काम में इतना मगन हो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब 2-3 घंटे बीत गए। वहीं काव्या ने आदित्य के प्राइवेट वार्ड में धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, पर उसे अपनी बॉडी में काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। जैसे तैसे करके वह उठकर बैठ गई। उसका सर चकरा रहा था। तभी उसे सब कुछ याद आने लगा कि किस तरह से आदित्य ने उस पर गुस्सा किया था और किस तरह से आदित्य वैभव का एक्सीडेंट करवाना चाहता था, और फिर आदित्य की जबरदस्ती। सब कुछ याद करके काव्या की बॉडी कांपने लगी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसे अपनी लिप्स पर तेज दर्द महसूस हुआ। तभी उसे याद आया कि आदित्य किस तरह से बेदर्दी से उसे किस कर रहा था और उसके लिप्स पर काट रहा था। काव्या ने धीरे से अपने होठों को छूकर देखा तो उसके प्यारे प्यारे होंठ सूजकर बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। काव्या को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। बाकी लड़कियों की तरह ही काव्या को भी अपने चेहरे की परवाह थी। वहीं काव्या को होश आ गया इस बात से अनजान आदित्य अभी भी अपनी फाइल कंप्लीट कर रहा था। तभी उसकी वह फाइल कंप्लीट हो गई और उसने फाइल साइड में रखी और अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। टाइम देखकर उसे समझ आ गया कि काव्या को होश आ गया होगा। वह जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और केबिन से अपने प्राइवेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला ताकि अगर काव्या सो रही हो तो उसकी नींद ना खुल जाए। दरवाजा खोलते ही उसका ध्यान काव्या की तरफ गया, जो रोते हुए अपने लिप्स को छू रही थी। काव्या को ऐसे देखकर आदित्य ने गहरी सांस ली और अंदर आ गया। वह जैसे ही अंदर आया उसके कानों में काव्या के जोर जोर से रोने की आवाज पड़ी। काव्या अपने चेहरे की हालत देखकर रो रही थी और रोने की वजह से लिप्स पर हो रहे दर्द के कारण उसे और ज्यादा रोना आ रहा था। आदित्य जल्दी से आगे बढ़ा। उसने काव्या को बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, रोना बंद करो। आदित्य को अपने करीब देखकर काव्या फिर से रोने लगी। उसने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में आदित्य को अपने लिए डर नजर आ रहा था। आदित्य को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, रो मत। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं फिर से तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए जो कह रहा हूँ वह करो। आदित्य की धमकी सुनकर काव्या चुप हो गई। उसने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उसे इस वक्त आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कर क्या सकती थी। आखिर वह एक मामूली सी लड़की थी और उसके सामने मौजूद इंसान नंबर 1 बिजनेसमैन था, जिसके सामने बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। काव्या को चुप देखकर आदित्य ने उसकी तरफ देखकर नॉर्मल आवाज में कहा, रोना बंद करो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जो तुम इस तरह से रो रही हो। मैंने जो कुछ भी किया वह बिल्कुल ठीक किया और मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। गलती तुम्हारी थी जिस वजह से यह सब कुछ हुआ, और तुम बहुत कमजोर हो। मेरी इतनी सी किस करने के कारण तुम बेहोश हो गई। तुम्हें अपना स्टेमिना बढ़ाना होगा। कल से तुम्हारी रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, जो अपनी सारी गलती उसके ऊपर ही डाल रहा था। काव्या को खुद को इस तरह से देखता देखकर भी आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेनर अरेंज कर दी है। कल से वह तुम्हें रेगुलर ट्रेनिंग देगी। तुम्हें अपनी इम्यूनिटी पावर, अपना स्टेमिना सब कुछ बढ़ाना होगा। अब तुम एक्टिंग करने वाली हो और तुम्हें कभी कभी कंटिन्यू 12-12 घंटे एक्टिंग करनी पड़ सकती है, और तुम अभी बहुत कमजोर हो और मुझे झेलने के लिए भी। और हाँ, दूसरी बात हमेशा याद रखना, जो मैंने कल तुम्हें समझाई थी, तुम्हें पराये लड़कों से दूर रहना है। काव्या चुपचाप छोटे से बच्चे की तरह उसकी सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद आदित्य ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, हम घर जा रहे हैं। काव्या भी चुपचाप उसकी गोद में आ गई। उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने आदित्य से कुछ भी नहीं कहा था। उसके दिमाग में अभी भी जो कुछ भी आदित्य ने उसके साथ किया था सब कुछ घूम रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य आखिर है किस तरह का इंसान। पल में गुस्सा करता है, पल में समझाने लगता है, पल में केयर करता है। आदित्य के बदलते तेवर देखकर काव्या बहुत ज्यादा शौक हो चुकी थी।
कुछ देर बाद आदित्य अपने प्राइवेट लिफ्ट से सीधा अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में काव्या को लेकर आ गया। उसने काव्या को गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठ गया। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी एके मेंशन की तरफ निकल पड़ी। काव्या काफी चुपचाप गाड़ी में आदित्य की गोद में बैठी हुई थी। आदित्य ने उसे खुद से सटाया हुआ था और उसके सर पर हाथ फेर रहा था। उसके एक हाथ में लैपटॉप था और वह लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। काव्या चुपचाप उसके चेहरे को देख रही थी, जिस पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। काव्या अब तक इस इंसान को समझ नहीं पाई थी कि आखिर इस इंसान को उससे चाहिए क्या। वह इतना तो समझ चुकी थी कि अगर आदित्य को किसी और लड़की की भी जरूरत होती तो भी उसके लिए हजारों लड़कियां मौजूद थी। तो फिर आदित्य ने उसे ही क्यों चुना? ये बात काव्या को अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। काव्या चुपचाप उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी, जिस पर काम करते हुए सीरियसनेस नजर आ रही थी। करीब आधे घंटे के बाद उनकी गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही आदित्य ने लैपटॉप बंद किया और उस लैपटॉप को बैग में भरकर गाड़ी में ही रख दिया और काव्या को गोद में लेकर गाड़ी से बाहर निकल गया। उसने काव्या को अभी भी नीचे नहीं रखा था। वह इस तरह से काव्या को लेकर सीधा ऊपर अपने रूम में आ गया। यह देखकर काव्या ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, आप मुझे हमारे रूम में छोड़ दीजिए। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ ही सोओगी ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं। आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने कुछ कहना चाहा, पर फिर आदित्य की घूरती नजरों को देखकर वो चुप हो गई। उसने खुद से कहा, यह इंसान आखिर करना क्या चाहता है? काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदित्य को किस तरह से मना करे। कुछ देर बाद आदित्य ने काव्या को बेड पर लिटाया और खुद बाथरूम में चला गया। काव्या चुपचाप बेड पर बैठकर सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए कि आदित्य उसे वापस दूसरे कमरे में छोड़कर आ जाए। काव्या किसी भी हालत में आदित्य के साथ एक रूम शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे याद था कि कपूर मेंशन में उसके साथ क्या हुआ था। काव्या वही हादसा दोबारा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वह अपने नाखून चबाते हुए सोच रही थी कि उसे आदित्य से क्या कहना चाहिए। कुछ देर बाद आदित्य बाथरूम से बाहर आया। उसके हाथ में गीला तौलिया था। काव्या अपने ही ख्यालों में गुम थी, जिस वजह से उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। आदित्य सीधा बेड पर आ गया। वहीं उसे बेड पर आता देख काव्या उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य ने गीले तौलिए से उसका चेहरा साफ करना स्टार्ट किया। काव्या हैरानी से आदित्य को देख रही थी, जो कि किसी छोटे बच्चों की तरह उसका चेहरा साफ कर रहा था। इस तरह से काव्या की केयर कभी किसी ने नहीं की थी, इसलिए उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, पर उसने अपने आंसू गाल पर नहीं आने दिए। आदित्य ने उसका चेहरा क्लीन किया, फिर उसके हाथों को और फिर एक ऑइंटमेंट उठाकर धीरे धीरे उसके होठों के कट पर लगाने लगा। कुछ देर बाद उसने काव्या की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसने प्यार से काव्या का चेहरा अपने हाथ में भरकर कहा, कहीं दर्द हो रहा है क्या? काव्या ने आदित्य की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए फिक्र नजर आ रही थी। काव्या ने खुद से कहा, आखिर ये करना क्या चाहते हैं? पल में गुस्सा, पल में फिक्र, आखिर इनकी जिंदगी में हमारी क्या वैल्यू है? काव्या अपने सामने बैठे इंसान को देख रही थी, जो कि उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं था। यह इंसान किसी जादूगर की तरह काव्या की जिंदगी में आया और अब उसकी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि काव्या उसके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती, जबकि वह जानती है कि यह इंसान बस कुछ ही वक्त के लिए उसकी जिंदगी में रहेगा। इस वक्त काव्या अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी आदित्य ने उसका चेहरा क्लीन करके तौलिया को साइड में रखा और फिर काव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, पर वह कुछ नहीं कह सकती थी। काव्या को लिटाने के बाद आदित्य वहां से उठकर सीधा स्टडी रूम में चला गया, क्योंकि दोपहर में गुस्से की वजह से उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था। आदित्य के जाने के बाद काव्या उठकर बेड पर बैठ गई। उसने आज जो कुछ भी दिन भर में हुआ सबको सोचा, किस तरह से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी, और फिर अचानक से कैसे ड्राइवर उसके सामने आकर रुक गया, और फिर ऑफिस में जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसके सामने घूमने लगा। काव्या की आंखों से दो आंसू की बूंदें आ गईं, पर उसने वह बहने नहीं दी और खुद को संभालते हुए कहा, काव्या, तू इस तरह से छोटी छोटी बातों पर रोकर खुद को कमजोर नहीं कर सकती।
तुझे खुद को संभालना है, तुझे खुद को मजबूत बनाना है। काव्या ने खुद को हिम्मत दी और अपने आंसू की बूंद गाल पर नहीं गिरने दी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य स्टडी में आकर अपना काम कंप्लीट करने लगा। 2 घंटे तक काम कंप्लीट करने के बाद उसका ध्यान खिड़की से बाहर गया। इस वक्त पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। आदित्य ने घड़ी में टाइम देखा तो डिनर का टाइम हो चुका था। उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा और अपनी जगह से खड़े होकर उसने एक अंगड़ाई ली और वापस रूम की तरफ आ गया। रूम में आने के बाद उसने बेड पर देखा। बेड खाली था। बेड पर काव्या को ना देखकर उसने हैरानी से कहा, यह कहाँ गई? उसने बाथरूम में चेक किया तो उसे बाथरूम में भी काव्या नजर नहीं आई। अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाना ही चाहा कि तभी उसका ध्यान बालकनी के खुले दरवाजे की तरफ गया। बालकनी की तरफ उसने अपने कदम बढ़ा दिए। बालकनी में आकर उसने देखा, उसका ध्यान काव्या की तरफ गया, जो कि चांद को देखते हुए कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों में एक खालीपन नजर आ रहा था। काव्या की आंखों में इस तरह का खालीपन देखकर आदित्य ने खुद से कहा, आखिर ये लड़की है क्या? कभी छोटी छोटी बातों को सुनकर खुश हो जाती है, कभी बेवजह ही उदास हो जाती है। कैसे खुद नहीं पता कि उदास क्यों होती है और खुश क्यों। इतना कहकर आदित्य धीरे धीरे चलता हुआ काव्या के पीछे आकर खड़ा हो गया। काव्या चांद को देखने में इतनी खोई हुई थी कि उसका ध्यान आदित्य की तरफ नहीं था। उसने चांद को देखते हुए कहा, क्या सच में हम अनाथ हैं? हमारे पास कोई अपना नहीं है कहने के लिए? कोई नहीं है जो हमें उदास देखकर कहे कि हम तुम्हारे पास हैं, उदास मत रहो? क्या सच में हम इतने अनलकी हैं चंदू मामा? काव्या चांद को देखते हुए ये सब कुछ बहुत धीमी आवाज में कह रही थी, पर आदित्य बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था, जिस वजह से वह काव्या की सारी बातें सुन सकता था। उसने आज पहली बार काव्या के मुंह से इस तरह की बात सुनी थी। उसकी आवाज में दर्द और उदासी झलक रही थी। आदित्य चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। काव्या ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, हमेशा यही लगता है कि काश हम पैदा ही नहीं होते तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे माँ बाप हमें पैदा करके हमें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, बिना यह सोचे कि उनके बिना हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। स्कूल में जब सभी बच्चों के पेरेंट्स उनके पास होते थे, हमारे पास कोई नहीं होता था। जब हमें बुखार आता था, हम अकेले अपने बेड पर रोते रहते थे, पर कोई हमें देखने के लिए नहीं आता था। बचपन से अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ चंदा मामा, और अब ऐसा अकेलापन की आदत पड़ गई है। अब डर लगता है कि कभी किसी और की आदत ना पड़ जाए। अगर उसने हमें छोड़ दिया तो हम जी नहीं पाएंगे। पहले ही एक इंसान की वजह से खुद की जिंदगी खत्म करना चाहते थे, पर अब उसकी वजह से किसी और के साथ जुड़ने से डर लगता है। काव्या चांद के सामने अपने दिल के सारे जज्बात रख रही थी, बिना यह सोचे कि उसके पीछे कोई है जो उसकी सारी बातें सुनकर उसे हैरानी से देख रहा है। काव्या अभी आगे कुछ कहती, उससे पहले ही आदित्य ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, इतना दर्द है तुम्हारे दिल में? अचानक से आदित्य के ठंडे हाथों को अपनी कमर पर महसूस करते ही काव्या की पूरी बॉडी में सिरन दौड़ गई, और उसकी ठंडी आवाज कान में पड़ते ही काव्या को ऐसा लगा जैसे उसका खून जम जाएगा। काव्या ने पलटकर कुछ कहना चाहा, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। आदित्य ने उसके कंधे पर अपना सर रखकर चांद की तरफ देखते हुए कहा, अकेलापन सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, अकेलापन हर उस इंसान की जिंदगी में है जिसके अपने ही दगाबाज और धोखेबाज हैं। इसलिए ये मत समझो कि अनाथ हो, इसलिए तुम अकेली हो। ऐसे हजारों लोग हैं दुनिया में जिनके पास पूरा परिवार होकर भी वह दुनिया में अकेले हैं। आदित्य की बात सुनकर काव्या चुप हो गई। वह यह भी जानती थी कि आदित्य जो कह रहा है वह बिल्कुल सही है। उसने कई ऐसे लोगों को देखा था जिनके पास एक बड़ा सा परिवार था, पर वह उतना बड़ा परिवार होने के बाद भी बिल्कुल अकेले थे, और उनका दर्द तो काव्या से बढ़कर था, क्योंकि काव्या के पास कोई था ही नहीं जिससे वह एक्सपेक्टेशन रख सके। पर उनके पास थे, फिर भी वह अकेले थे। काव्या को कुछ न कहता देखकर आदित्य ने धीरे से उसे पलटकर अपनी तरफ किया और उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर देखा, जिस पर सिर्फ उदासी नजर आ रही थी। आदित्य ने आगे बढ़कर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम क्यों इतनी उदास हो? तुम्हारे पास अब मैं हूं ना। क्या मैं तुम्हारी केयर नहीं करता? क्या मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करता? आदित्य की बात सुनकर काव्या चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। आदित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम फिर क्यों कह रही हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हारा दर्द बांट सके?
जो तुम्हारी कदर कर सके, जो तुम्हारे सपने पूरे कर सके। मैंने प्रॉमिस किया है ना कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर तुम इस तरह से यहाँ पर उदास होकर क्यों खड़ी हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या उसकी तरफ देखने लगी। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर आपने मेरी सारी बातें सुन ली होंगी तो आपको यह भी तो पता होगा ना कि मैंने ये कहा कि मुझे किसी के साथ जुड़ने से डर लगता है, और इसका रीज़न ये है कि कहीं फ्यूचर में कोई इंसान मुझसे दूर ना हो जाए और मैं उसके बिना जीना ना सीख पाऊँ। इसलिए मुझे किसी से इतना नहीं जुड़ना कि उसके खुद को छोड़ने के बाद मुझे तकलीफ हो। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए उसे खुद से अलग किया और चांद की तरफ देखकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारा साथ कितने पल का है? काव्या की बात सुनकर आदित्य चुप हो गया, क्योंकि वह खुद नहीं जानता था कि उसका और काव्या का साथ कब तक का है। वहीं उसे चुप देखकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ना आपको पता ना मुझे, शायद 6 महीने या फिर 1 साल का। उसके बाद क्या? उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। आप अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाएंगे और मैं अपनी पुरानी जिंदगी में। इसलिए मैं आपके ना तो करीब आना चाहती हूँ, ना ही आपकी आदत खुद को लगाना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे अकेले जिंदगी जीनी है, और मैं किसी से इतना नहीं जुड़ना चाहती कि उसके दूर जाने के बाद मैं खुद को संभाल ना पाऊँ। बचपन से अकेलेपन की आदत है, और अब मैं इतना तो समझ गई हूँ कि जो सुकून अकेलेपन में है वो किसी के साथ में नहीं है। क्योंकि अगर मैं अकेली हूँ तो मुझे डर नहीं है कि कोई मुझे छोड़ देगा या फिर उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। पर अगर मैं किसी के साथ हूँ तो हर पल मुझे यही डर लगा रहेगा कि इसके जाने के बाद मैं क्या करूँगी, क्या मैं इसके बिना रह पाऊंगी। इसलिए मुझे इस डर के साए में नहीं जीना। आदित्य काव्या की बातें ध्यान से सुन रहा था। काव्या की बातें 100% बिल्कुल सही थी, पर आदित्य उसके मुंह से ये बातें नहीं सुनना चाहता था। इसलिए उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, तो तुम ये सब बकवास बातें मेरे सामने क्यों कर रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक हम साथ हैं तुम्हें मेरे ऊपर डिपेंड रहना ही होगा, और तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। आदित्य की बातें सुनकर काव्या ने पलटकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों अपनी आदत लगाना चाहते हैं मुझे? काफ़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, दोबारा किसी की वजह से खुद को टूटते हुए नहीं देख सकती। यही गलती मैंने 2 साल पहले की थी। सूरज को खुद के ऊपर इतना डिपेंड बना लिया था कि उसके छोड़ने के बाद जिंदगी जीना ही नहीं चाहती थी। खुद को ख़त्म करने के बारे में भी सोचा था। आप तो ये बात जानते हैं ना। पर अब दोबारा मैं उस रास्ते पर नहीं चलना चाहती। मैं खुद की जिम्मेदारियां खुद के ऊपर उठाकर एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर कोई मेरी ज़िंदगी में ना भी रहा तो भी मैं खुद को संभाल सकूँ। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जितना हो सके मुझसे दूर रहिए। काव्या की बात सुनकर आदित्य की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने काव्या की तरफ देखा, जिसकी आंखों में शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या ने मन ही मन कुछ ठान लिया है। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और कुछ कहना चाहा। तभी काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको मुझे दूसरे लड़कों के साथ बात करते देखना बिल्कुल नहीं पसंद है, पर मेरी जिंदगी में आप बस कुछ पल के लिए हैं, वह भी फेक बॉयफ्रेंड बनकर। आप चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों से दूर हो जाऊं, पर जब हम अलग हो जाएंगे तब वही मेरे साथ रहेंगे, वही मेरा सपोर्ट बनेंगे। प्लीज ये सब मत कीजिए। मैं अपने दोस्तों से दूर नहीं हो सकती। मेरी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। काव्या की बात सुनकर आदित्य, जो कि अब तक चुप था, गुस्से से आगे बढ़ा। उसने काव्या को कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसे घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी बकवास बातें करती रहो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारा किसी लड़के के करीब जाना पसंद नहीं है तो नहीं है। और रही बात तुम्हारी उन दोस्तों की, तो उनके करीब जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरी हो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी नहीं हूँ। मैं बस आपकी एक फेक गर्लफ्रेंड हूँ, वह भी कुछ टाइम के लिए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।